टॉपिक है हमारा इंटरप्लेटर सूट। इंटरप्लेटर सूट क्या होता है, इसके एसेंशियल्स क्या हैं, इसके एक्सेप्शंस क्या हैं, इसको हम इलस्ट्रेशन और केस लॉस की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। इससे रिलेटेड एमसीक्यू भी करेंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट इसका जो इलस्ट्रेशन सेकंड है जो हमें बहुत कंफ्यूज करता है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे तसल्ली से। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सेक्शन नंबर 88 सीपीसी में इंटरप्लेटर सूट के प्रोविजंस मेंशन हैं, बट इसकी टेक्निकल लैंग्वेज में जाने से पहले हम इसकी बेसिक्स समझते हैं। इंटरप्लेटर सूट नॉर्मल सूट से कैसे अलग है। नॉर्मल सूट में जो डिस्प्यूट होता है वो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बीच में होता है। ये जो इंटरप्लेटर सूट है इसमें डिस्प्यूट दो डिफेंडेंट्स के बीच में होता है, और जो सूट है वो नॉर्मल सूट की तरह प्लेंटिफ ही फाइल करता है। बट प्लेंटिफ उस सूट में अपनी कोई इंटरेस्ट, कोई क्लेम कुछ नहीं क्लेम करता, बट वो सिर्फ जो सूट को इंस्टीट्यूट करने में उसकी कॉस्ट लगी है, डिस्प्यूटेड सब्जेक्ट मैटर को रखने में उसकी कॉस्ट लगी है, वो क्लेम करता है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल है, जैसे कि आप रोड पे जा रहे हो और आपको एक रिंग, बहुत ही अच्छी सी रिंग मिल गई। आपको नहीं पता वो रिंग किसकी है, बट आपने आसपास सबसे कहा ये जिसकी रिंग है वो ले जाओ, मुझे तो मतलब यहाँ से मिल गई। अब उसको क्लेम करने के लिए आसपास कम से कम 10-20 लोग आ गए। सबने बोला ये रिंग मेरी है, मैं इसका ट्रू ओनर हूँ, मैं इसका ट्रू ओनर हूँ। तो सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट क्या है, वहाँ पे रिंग है। आपका ऑब्जेक्ट क्या है, उस रिंग को उसके ट्रू ओनर तक पहुँचाना। बट प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि आपको पता नहीं ट्रू ओनर कौन है, क्योंकि बहुत सारे लोग उस रिंग के ऊपर एक दूसरे के अगेंस्ट क्लेम कर रहे हैं ट्रू ओनर होने का। तो उस कंडीशन में जो आप हैं वो आप क्या करोगे, एक इंटरप्लेटर सूट फाइल करोगे कोर्ट में, और कोर्ट को बोलोगे कि मुझे ऐसे ऐसे रिंग मिली है, मुझे इसको इसके ट्रू ओनर तक पहुंचाना है, आप प्लीज़ मुझे बताओ मुझे ये रिंग किसको डिलीवर करनी है, इसका ट्रू ओनर आप पता लगाओ। ठीक है, अब हम इसकी टेक्निकल लैंग्वेज से इसको समझने की कोशिश करते हैं। बेसिक आपको समझ में आ गया होगा। तो सेक्शन 88 सीपीसी में प्रोविजंस ऑफ आईपी यानी कि इंटरप्लेटर सूट मेंशन है। As such, IP is a suit which is instituted by the plaintiff who have only an indirect possession over the subject of dispute, which can be subject of dispute क्या हो सकता है, मनी भी हो सकता है, डेट भी हो सकती है, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, जिसके ऊपर 2 or more persons are claiming adverse possession। adverse possession यानी कि एक दूसरे के अगेंस्ट, and the plaintiff not claiming any interest on it except the cost which he have to bear in institution of suit or in preserving that subject matter। ठीक है, अब उसके बाद हम पढ़ेंगे एसेंशियल्स क्या होता है इंटरप्लेटर सूट के। कोई भी सूट इंटरप्लेटर सूट है उसके लिए उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ इनडायरेक्ट पोजीशन होना चाहिए। किसका, प्लेंटिफ का। प्लेंटिफ का इनडायरेक्ट पोजीशन कैसे होगा, वो उसके पोजीशन में है वो चीज़, पर वो उसका अपनी मनमर्जी से यूज़ तो कर नहीं सकता, तो डायरेक्ट पोजीशन तो है नहीं। इनडायरेक्ट पोजीशन है यानी कि उसके बाद बस रखा हुआ है तब तक जब तक उसका ट्रू ओनर नहीं मिल जाता। ठीक है, अब इसको समझने की कोशिश करो। प्लेंटिफ मस्ट हैव इनडायरेक्ट पोजीशन ओवर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्प्यूट। एग्जांपल है, ए को एक ज्वेलरी बॉक्स मिला जिसमें बी और सी क्लेम कर रहे हैं कि भाई हम ओनर है, हम ओनर है। अब ए के पास क्या है, इनडायरेक्ट पोजीशन है उस ज्वेलरी बॉक्स का। कब तक, जब तक पता नहीं लग जाता बी या सी में से ट्रू ओनर कौन है, या कोई और भी है तो ट्रू ओनर कौन है। दूसरी कंडीशन है, प्लेंटिफ उसमें कोई इंटरेस्ट क्लेम नहीं करे, बट क्लेम करे तो क्या, जो उसका सूट को इंस्टीट्यूट करने में खर्चा हुआ है या उस डिस्प्यूटेड मैटर को प्रिजर्व करने में जो भी खर्चा हुआ है। द प्लेंटिफ शुड नॉट क्लेम एनी इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ dispute except the cost which he have to spend in keeping the disputed matter and in institution of suit। ठीक है, थर्ड कंडीशन है, 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन उस पर एडवर्स पोजीशन क्लेम कर रहे हो। डिस्प्यूट किसके बीच में है, डिफेंडेंट्स के बीच में। तो डिफेंडेंट्स क्या कर रहे हैं, 2 या 2 से ज़्यादा एडवर्स पोजीशन यानी कि एक दूसरे के अगेंस्ट पोजीशन क्लेम कर रहे हैं। ए बोल रहा है ये चीज़ मेरी है, बी बोल रहा है ये चीज़ मेरी है, उस वो ही डिस्प्यूट है और उसी के ऊपर एक सूट आया। 2 डिपेंडेंट 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कितने भी बंदों के बीच में डिस्प्यूट हो सकता है। 2 or more persons are claiming to be the true owner of the disputed subject matter against each other। अब इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जिसमें आप इंटरप्लेटर सूट कोर्ट में ला ही नहीं सकते। सबसे पहली चीज़ है, एक जो एजेंट है वो अपने प्रिंसिपल के अगेंस्ट ला नहीं सकता इंटरप्लेटर सूट। यानी कि एग्जांपल है इसका, ए के पास एक ज्वेलरी बॉक्स है, उसने
बी उसका एजेंट है, उसके पास बोला कि मेरा ज्वेलरी बॉक्स आप अपनी सेफ कस्टडी में रखो। अब सी एक बंदा है, उसने आके बोला कि ये ए का ज्वेलरी बॉक्स है नहीं, ये ज्वेलरी बॉक्स तो मेरा है, इसका ड्रोनर मैं हूँ। तो बी बीइंग अ एजेंट वो सी को ज्वेलरी बॉक्स ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। और दूसरा उस टाइम पे और उसके मास्टर ने उसको ये काम दिया है, तो अपने मास्टर के अगेंस्ट, अपने प्रिंसिपल के अगेंस्ट इंटरप्लेडर सूट भी कोर्ट में फ़ाइल नहीं कर सकता। ठीक है। दूसरा है टीनेंट अपने लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट नहीं कर सकता। अब आपको किसी ने किराए पे रखा, तो कल के दिन तीसरा बंदा आगे बोलने लगा कि ये मकान तो मेरा है और आप आज से आप रेंट मुझे दोगे, तो आप अपने जो मकान मालिक है और उस बंदे के अगेंस्ट इंटरप्लेडर सूट फाइल नहीं कर सकते, क्योंकि जिसके थ्रू आपको पोजीशन मिला है, जिसके थ्रू आपको वो चीज़ मिली है, आप उसी के पोजीशन पे सवाल नहीं उठा सकते। ठीक है। और इसका है सूट ऑलरेडी रेस जुडिकाटा से बांटना। और रेस जुडिकाटा का मतलब आपको पता ही है, जो सेक्शन 11 में दिया हुआ है। एक ही बात है, एक डिस्प्यूट ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है किसी और सूट पे ही भले ही, तो आप बार बार उस चीज़ को उठा के दोबारा कोर्ट के आगे नहीं रख सकते। ठीक है। उस कंडीशन में भी आप आईपी फाइल नहीं कर सकते। अब इसका इल्यूस्ट्रेशन भी जो बहुत परेशान करता है। ए ने डिपॉजिट किया एक ज्वेलरी बॉक्स बी के पास अपने एजेंट की तरह। उसके बाद ए ने सी को लिखा कि मैं इस ज्वेलरी बॉक्स को आपकी जो मैंने लोन लिया था उसके लिए सिक्योरिटी बना रहा हूँ। उसके बाद ए ने बोला कि भाई जो लोन था उसकी सारी डेट जो थी चुकता हो चुकी हैं। आफ्टरवर्ड एलेक्स दैट सी डेट इज़ सेटिस्फाइड एंड सी एलेक्स था, और सी ने बोला कि भाई मेरा इसने लोन नहीं चुकाया तो ये ज्वेलरी बॉक्स मुझे चाहिए, अब ये मुझसे बिलोंग करता है। यहाँ पे भी इंस्टीट्यूट कर सकता है इंटरप्लेडर सूट अगेंस्ट ए एंड सी। पर क्यों? अभी तो आपने बोला कि जो एजेंट है वो अपने प्रिंसिपल के अगेंस्ट कर नहीं सकता। यहाँ पे भी ए का एजेंट है, इन्हें उसको ज्वेलरी बॉक्स डिपॉजिट किया, और अब आप बोल रहे हो कि एजेंट ला सकते हैं इंटरप्लेडर सूट। तो भाई इसको आराम से समझने की कोशिश करो। यहाँ पे कुछ कंडीशन है, उनको ध्यान से समझो, पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा। इंटरप्लेडर सूट कांट बी फाइल बाय एजेंट अगेंस्ट हिज प्रिंसिपल। ठीक है। और टीनेंट अपने लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट फाइल नहीं कर सकते, जनरल कंडीशन है। कब? जब वो उनकी एजेंट और लैंडलॉर्ड की, सॉरी एजेंट और प्रिंसिपल की, टीनेंट और लैंडलॉर्ड की जो रिलेशनशिप है वो उस टाइम पे एग्जिस्ट होनी चाहिए। ऑब्जेक्ट क्या है इंटरप्लेडर सूट का? रियल पर्सन, रियल ओनर को फाइंड करना। ठीक है। एजेंट और टीनेंट फाइल नहीं कर सकते अगेंस्ट देयर रेस्पेक्टिव प्रिंसिपल और लैंडलॉर्ड बिकॉज, क्योंकि वो जो ऑनरशिप या पोजीशन उनको मिला है जिसके थ्रू वो उसकी ऑनरशिप या पोजीशन को क्वेश्चन नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या है, जो ए है वो खुद बोल रहा है कि मैंने इस ज्वेलरी बॉक्स को सिक्योरिटी बनाया था। ठीक है। तो पोजीशन और ऑनरशिप का तो सवाल उठ ही नहीं रहा। अब यहाँ पे क्या है, अब जब इस केस में, बट इन दिस केस द एजेंट इज़ नॉट डिक्लाइनिंग द पोजीशन ऑफ हिज प्रिंसिपल। यहाँ पे ए अपने प्रिंसिपल, मतलब बी अपने प्रिंसिपल का कोई पोजीशन डिक्लाइन नहीं कर रहा, क्योंकि उसने खुद बोला कि मैंने इस चीज़ को सिक्योरिटी बनाया था। वो पर्पज़ दूसरा है, ना कि पोजीशन या ऑनरशिप डिक्लाइन करने का पर्पज़ है ओवर द बॉक्स। बट फाइलिंग आईपी सूट फॉर द पर्पज़ क्या है यहाँ पे? डिस्प्यूटेड जो सिक्योरिटी है ज्वेलरी बॉक्स का, जो प्रिंसिपल ने खुद एग्री किया था कि उसने सी की डेट के लिए सिक्योरिटी बनाया। अब यहाँ पे इंटरप्लेडर सूट का बेसिक मतलब समझो, ऑनर और ट्रू ऑनर का पता करने के लिए फ़ाइल करते हैं। ठीक है। यहाँ पे वो एजेंट और लैंडलॉर्ड क्यों नहीं कर सकते, एजेंट और टीनेंट क्यों नहीं कर सकते? इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो जिनके थ्रू उनको ऑनरशिप या पोजीशन मिला है उस बंदे की ऑनरशिप या पोजीशन को क्वेश्चन नहीं कर सकते। बट यहाँ पे जो प्रिंसिपल है उसने खुद बोला कि मैंने इस ज्वेलरी बॉक्स को उसकी डेट के लिए सिक्योरिटी बनाया था, तो यहाँ पे डिस्प्यूटेड सिक्योरिटी का पर्पज़ लेके वो आईपी फाइल कर रहा है, ना कि उस अपने एजेंट की पोजीशन या ऑनरशिप को डिक्लाइन नहीं कर रहा। तो इस केस में ये इंटरप्लेडर सूट फाइल कर सकता है। सो एजेंट एंड टीनेंट कैन फाइल आईपी अगेंस्ट प्रिंसिपल एंड लैंडलॉर्ड, बट द पर्पस शुड बी समथिंग एल्स एक्सेप्ट डिक्लाइनिंग द पोजीशन। ठीक है। पूरा फंडा यही है। एजेंट और टीनेंट फाइल कर सकते हैं, बट जो पर्पस है वो उनका पोजीशन या ऑनरशिप डिक्लाइन करने के लिए नहीं होना चाहिए प्रिंसिपल या लैंडलॉर्ड का। ठीक है। अब हम समझेंगे एक केस को जो कि बहुत फेमस केस है। यह है दुराई स्वामी केस। इसमें क्या हुआ था, ए ने डिपॉजिट किया था 2000 का अमाउंट बैंक में,
और वो उस पूरे अमाउंट को विड्रॉल करना चाह रहा था। कितने में? बी, जो कि ए का माइनर भाई है, उसने बोला कि अभी हमारी फैमिली में पार्टीशन हुआ है और जो ए के अकाउंट में डिपॉजिट 2000 रुपये है वो मेरे हिस्से में आया है, तो आप प्लीज़ ए को ये अमाउंट विड्रॉल करने मत देना, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, जो बैंक था वो उसने आईपी सूट फाइल कर दिया अगेंस्ट ए एंड बी के कि भाई इन दोनों में ऐसे डिस्प्यूट है, हमारे पास अमाउंट है और आप हमें ये बताओ, हमें इनको बताओ किसको हमें पैसा देना है और क्या करना है। अब इसमें क्या डिसाइड हुआ था कि जो बैंक और कस्टमर का रिलेशन है वो प्रिंसिपल और एजेंट का तो बिल्कुल नहीं है, जो मतलब प्रिंसिपल एजेंट का नहीं है, ठीक है। लेटर बैंक प्रेफर्ड एन अपील ऑन दिस एंड। अब इसमें पहले जब इन्होंने केस फाइल किया तो उनका ये कह के रिजेक्ट कर दिया कि बैंक और कस्टमर का जो रिलेशनशिप है वो एजेंट और प्रिंसिपल का है, तो इस वजह से वो आईपी सूट फाइल नहीं कर सकते। बट फिर बैंक ने प्रेफर की अपील, तो उसमें क्या आया, जो बैंकर और कस्टमर का है वो डिपॉजिटर और क्रेडिटर का रिलेशनशिप है, यानी कि जब कस्टमर कोई चीज़ बैंक में डिपॉजिट कर रहा है तो वो बैंक जो है वो डेटर हो गया और जो कस्टमर है वो क्रेडिटर हो गया, ठीक है। क्योंकि अब बैंक उस मनी का अपने हिसाब से यूज़ करेगा, जहाँ बार बार उससे नहीं पूछेगा कि मुझे कहाँ इसको स्पेंड करना है कहाँ नहीं, और जो उसका इंटरेस्ट बनता है वो उसको देगा। और जब हम लोग बैंक से लोन लेंगे तो बैंक जो है वो क्रेडिटर हो गया, हम डेटर हो गए, ठीक है, ना कि प्रिंसिपल एजेंट का है कि हमने पैसा दिया तो बैंक हमसे पूछेगा कि हाँ भाई ये इसकी हमारी है, इसमें तेरा भी पैसा मेरे बैंक में जमा है, ये लगा दूँ नहीं लगा दूँ। तो इस केस में डिसाइड हुआ था जो बैंक और कस्टमर के बीच का रिलेशनशिप है वो डेटर और क्रेडिटर का है, तो वो बैंक आराम से इंटरप्लेडर सूट फाइल कर सकता है, ठीक है। उसके बाद हम कुछ केसेस करने की ये सब हो गया। अब हम कुछ एमसीक्यू सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इंटरप्लेडर सूट इज़ वन वेयर द रियल डिस्प्यूट इज़ बिटवीन डैश ओनली। इंटरप्लेडर सूट वो होता है जिसमें रियल डिस्प्यूट किसके बीच में होता है। ऑप्शन हैं आपके, प्लेंटिफ, बी डिफेंडेंट, सी इंटरवेनर्स और डी है रिस्पोंडेंट्स, ठीक है। अब आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे और जिसका आंसर सबसे पहले बिल्कुल सही आएगा उसका कमेंट पिन कमेंट में जाएगा। अब दूसरा हमारा क्वेश्चन है, प्लेंटिफ कैन क्लेम ओनली डैश इन आईपी सूट। जो प्लेंटिफ है इंटरप्लेडर सूट में क्या क्लेम कर सकता है? इंटरेस्ट क्लेम कर सकता है, ऑप्शन बी इज़ कॉस्ट क्लेम कर सकता है, ऑप्शन 3 इज़ शेयर क्लेम कर सकता है, ऑप्शन 4 इंटरेस्ट भी क्लेम कर सकता है, कॉस्ट भी क्लेम कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ इन द फॉलोइंग केसेस द इंटरप्लेडर सूट कांट बी फाइल। कौन सी वो सिचुएशन है, हिंट दे देती हूँ, ऑर्डर 35 रूल 5 में, जिसमें इंटरप्लेडर सूट फाइल हो ही नहीं सकता। फर्स्ट इज़ प्रिंसिपल और एजेंट के रिलेशन में, सेकेंड इज़ टीनेंट और लैंडलॉर्ड के रिलेशन में, थर्ड इज़ सूट जो कि रेस जुडिकाटा से ऑलरेडी बार्ड हो, फोर्थ है ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है, सारे ऑप्शंस इसमें से। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, इंटरप्लेडर सूट कौन फाइल कर सकता है? ऑप्शन नंबर ए इज़ बैंक कस्टमर के अगेंस्ट फाइल कर सकता है, ऑप्शन नंबर बी इज़ टीनेंट लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट फाइल कर सकता है, ऑप्शन नंबर सी इज़ एजेंट प्रिंसिपल के अगेंस्ट फाइल कर सकता है, ऑप्शन नंबर डी इज़ इनमें से कोई भी नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 5 एंड द लास्ट क्वेश्चन इज़ एक्सेप्शंस ऑफ फाइलिंग एन इंटरप्लेडर सूट इज़ गिवन अंडर विच प्रोविजन ऑफ सीपीसी। ऑप्शन नंबर ए इज़ ऑर्डर 35 रूल 4, बी ऑर्डर 35 रूल 5, सी ऑर्डर 35 रूल 6, डी ऑर्डर 35 रूल 8। और इसी के साथ हमारे पूरा टॉपिक क्लियर हो गया और पूरी वीडियो ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच।